Hello everyone, welcome to Pragyan IS. I am Deepak and I will be doing applications of biotechnology today. तो आज हम करेंगे GM crops. तो GM crops क्या है? GM crops are those crop जिसके में हम चेंज करते हैं, जिसके DNA स्ट्रक्चर में चाहे जीन एडिटिंग करते हैं to get the desired functions of the plant. Suppose there is a plant which is vulnerable to certain pest or which is vulnerable to climate change. जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर कोई भी आपका पेस्ट है उसको कंट्रोल करना है, प्लांट को उससे सेव करना है, तो हम उसमें कोई ऐसा डीएनए डालेंगे ताकि वो उससे रेजिस्टेंट हो जाए, उस पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाए। और जो क्लाइमेट चेंज है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं या फिर एक्सट्रीम वाटर है, रेनफॉल है, तो उससे हम उसको सेव कर सकते हैं प्लांट को। फिर इससे क्या होगा, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, जैसे एंटीबायोटिक स्ट्रेसेस एंड पेस्ट की वजह से जो प्रोडक्टिविटी उसकी अफेक्ट होती है, उसको हम सेव कर पाएंगे प्लांट को उससे। सपोज सम प्लांट्स आर मेड टॉलरेंट टू द antibiotic stress. For example, GM rubber is being developed in India for that purpose only. And BT cotton and BT brinjal, these are pest tolerant plant. Pest tolerant, how they are made pest tolerant, we will be looking into that. और आगे देखते हैं फिर क्या होता है इससे हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं जो प्लांट से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, वो हम अवॉइड करते हैं इनको यूज करके। तो दीज आर टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्री। अभी कुछ ऐसे भी प्लांट हम बना रहे हैं ताकि सपोज हमारा जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल को हमें इम्प्रूव करना है, तो हम ऐसे प्लांट्स डिज़ाइन करेंगे उनके डीएनए में चेंजेस करके कि जिनका जो आउटपुट हो बायोफ्यूल बनाने में वो हेल्पफुल हो। तो ऐसे ऐसे इनके एप्लीकेशंस होते हैं जीएम क्रॉप्स के, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें हम कर रहे हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट है तो बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन जो ओनली क्रॉप विच इज अलाउड टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो बीटी क्रॉप कॉटन जो है वो वाइडली अभी कल्टिवेट हो रहा है। और इनफैक्ट जो बीटी कॉटन है तो उसका हम देखते हैं कि क्या उसमें चेंजेस किए गए थे हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्योंकि क्या हुआ था कि बीटी कॉटन जो है इट वाज वेरी वल्नरेबल टू द बॉलवर्म इन्फेस्टेशंस। बॉलवर्म यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द बर्ड्स ऑफ द कॉटन इन द अर्ली स्टेज। फिर क्या होता था, हमारे कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत डिक्लाइन हो जाती थी। तो हमने क्या किया है कि इसको रेजिस्टेंट बना दिया टू द बॉलवर्म। बॉलवर्म रेजिस्टेंट कैसे हुआ है वो भी देखेंगे। हमने इंट्रोड्यूस किया है इसमें एक जो क्राइवन एसी है, क्रिस्टल वन एसी जो टॉक्सिक जीन है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया कॉटन प्लांट में। तो उसके जो लीव्स होते हैं कॉटन प्लांट के, उसको जब आप वो फीड करेंगे तो दे विल डाई। सो दे कैन नॉट बोर द फ्लावर ऑफ द प्लांट। सो द प्लांट इज सेफ फ्रॉम द दोज कॉटन, तो दोज बॉलवर्म्स। तो कॉटन की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसमें इसका बहुत अच्छा इफेक्ट भी मिला हमें। इसके यूज से क्या हुआ है, जो बॉलवर्म इंसेक्टिसाइड्स होते थे, यूज़ होते थे उसके लिए, उसको हमने 97% डिक्लाइन कर दिया है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दी है हमने। तो मतलब एक तो हमने इंसेक्टिसाइड्स पे से भी सेव कर रहे हैं, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड पे जो इन्वेस्टमेंट होता था उसको भी सेव कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं कॉटन के साथ में। तो इसके विन विन सिचुएशन है दोनों साइड से, तो इसलिए इसका अभी यूज़ बहुत वाइड हो गया है। तो बॉलगर्ड जो है बीटी कॉटन में, इसमें क्या किया गया है हमने आपको, अभी जैसे मैंने बताया कि पहले तो सिंगल जीन था क्राइवन एसी, उनको उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेटर जब उसका वो सक्सेसफुल रहा तो क्राइवन एसी प्लस क्राइवन 2 ए भी दोनों को इंट्रोड्यूस किया हमने। दोनों को इंट्रोड्यूस करके क्या किया, अब जैसे जब इसमें क्या होता है, बेटर बॉल रिटेंशन होती है। जो आपको कॉटन मिलेगा उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी, उससे बेटर और मैक्सिमम यील्ड हो जाएगा। और क्या होगा, पेस्टिसाइड्स का जो कॉस्ट होगा, जो इनपुट होगा पेस्टिसाइड्स के लिए, वो भी रिड्यूस हो गया। तो इसमें ये किस किस पेस्टिसाइड्स को करता है, जैसे अभी इसका ये जो है आपका, एक तो हमने पेस्टिसाइड्स के जब रिड्यूस इम्पैक्ट यूज़ को कम कर दिया है, तो वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो गया पेस्टि कंट्रोलिंग द वॉल्वम। बट इसके एक डेंजर भी आ रहे हैं, जैसे कि एक वो है आपको पिंक बॉलवर्म है। तो पिंक बॉलवर्म क्या करता है, रेजिस्टेंट हो गया है टुवर्ड्स दिस बीटी कॉटन। तो एक नया वो आ रहा है, इसमें पेस्ट आ रहा है। तो इसको भी अब हम हैंडल करना होगा हमें फिर आगे जाके चेंजेस करने के लिए।
अगेन द नेक्स्ट एग्जांपल इज बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल जो है, इसको हमने 2009 जो था, अराउंड 2009 में इसको बायो सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल गया था जीईएसी। जीईएसी के बारे में, तो जीईएसी क्या है? हाँ, तो जीएसी क्या करता है, आपको अप्रूव करता है कि बायो सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है टू द जीएम क्रॉप्स। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी बोलते हैं इसको। तो दिस इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में ये काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे आप कोई भी क्रॉप आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, तो उसके पहले उसके देखता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है कि नहीं, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है कि नहीं। तो इनकी स्टडी करने, इसको अप्रूवल देने के लिए हमने जीएसी को बनाया है। तो जीएसी ने इसको 2009 में इसको अप्रूवल दी थी बीटी ब्रिंजल को। बट इसका वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था इसके अगेंस्ट, क्योंकि कह रहे थे कि ये जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं है, इसके इफेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हम देख सकते हैं। तो इसके लिए इस पे मोराटोरियम लगा दिया गया था 2010 में। तो इसकी कल्टीवेशन अभी अलाउड नहीं है इंडिया में। बट स्टिल देयर आर सम केसेस विच आर ऑब्जर्व्ड इन हरियाणा में। केसेस मिले हैं 2019 में, जो कि इसको अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक अभी कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, बीटी ब्रिंजल के रिगार्डिंग। और बीटी ब्रिंजल से क्या है, क्यों क्यों इसको वो कर रहा है, अभी जैसे बताया प्रोटेस्ट हुआ, तो बट क्या है उसके रीज़न है कि इसके बेनिफिट्स तो देखे गए थे कि ये आपको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर देगा, फार्मर के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और क्या होता है कि जब प्रोडक्टिविटी हाई होती है और पेस्ट में कंट्रोल के लिए आपकी आसानी हो जाती है, फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट होता है बीटी ब्रिंजल में, वो भी कम हो जाता है। तो अभी हम इंडिया में तो इसको नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश हैज़ अलाउड बीटी ब्रिंजल एंड इट हैज़ शोन द इमेंस बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट, बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हुई है इसकी ब्रिंजल की। तो अभी इसमें क्या नॉट अलाउड, और क्यों अपोज कर रहे हैं? तो क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, जो लोकल प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, उनको इम्पैक्ट कर सकता है ये। इसका ये डेंजर है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कोई भी प्लांट आपने लिया है, तो यहाँ जो लोकल जो क्रॉप होगा, उसमें क्या होगा, आप क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू हो सकता है वो भी इससे अफेक्ट हो जाए, और अफेक्ट होके जो उनकी जो ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इट हैज़ बीन, इसका देखा गया है कि बार बार कि इसके इफेक्ट जो होते हैं, इससे क्या होता है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये एक हो गया। इसका हेल्थ इम्पैक्ट जो है, उस पे भी अभी क्वेश्चन है कि आप इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्या, क्रायोन। क्रायोन एसी जो इंट्रोड्यूस किया है आपने, तो क्रायोन एसी जब आप इंट्रोड्यूस करें, तो इसका ह्यूमन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, अभी उसको स्टडी करनी बाकी है। क्योंकि हमने बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन जब अलाउ किया है, बीटी कॉटन वाज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। सो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो हम नहीं बता सकते। बट बीटी ब्रिंजल जो है ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। तो इस इम्पैक्ट को हम देखने के लिए हमने अभी इस पे मोरेटोरियम लगाया हुआ है, तो अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट। बट अगेन आपको जैसे मैंने बताया, देयर आर सम केसेस जहाँ पे इसको अभी यूज़ किया जा रहा है। तो अभी रिसेंट जो आपका डिस्कशन है, क्योंकि बीटी ब्रिंजल वाज इन डिस्कशन अर्लियर, 2010 के अराउंड में डिस्कशन में बहुत ज़्यादा था। तो ये 2012 के, आपका जो 2012 का हुआ था, 2012 के सीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीटी ब्रिंजल से। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए अभी जो डिस्कशन में है टॉपिक, वो है आपका जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड टॉपिक में क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जीईएसी ने 2022 में इसको वो दिया है, अप्रूवल दिया था, बायो सेफ्टी अप्रूवल दिया था इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो बट इट वाज रेज्ड अगेन, इट वाज रेज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। दिस केस वाज रेज्ड एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड कि इसमें क्या जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको कंक्लूड किया गया है आपके अप्रेजल में। ऐसे करके इसको अभी डिस्कशन में है। ये बहुत ज़्यादा करंट के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जीटी मस्टर्ड। जीटी मस्टर्ड क्या है, इसमें क्या किया गया था, 3 एलियन जीन जो है आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, बारनेज, बारस्टार और बार। ये तीनों एलियन जीन को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। बट बीटी मस्टर्ड जो है वो सिंपली एक जीएम क्रॉप नहीं है,
वो एक जीएम क्रॉप भी है, साथ में उसको उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व हुआ है। तो उससे क्या होता है कि दो अलग अलग जो मस्टर्ड है उनको क्रॉस हाइब्रिड करके जो बेनिफिट्स है वो तो आए ही है, साथ में हमने जो इसमें ये जो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये जो जीन्स है ना, इनको इंट्रोड्यूस किया है अदर अदर मीडियम से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जीएम मस्टर्ड क्या है अभी देखेंगे। तो जीएम मस्टर्ड जो है वो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है। ये जो जीएम क्रॉप है, ये सिर्फ जीएम क्रॉप नहीं है, इसमें क्या किया गया है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी यूज़ की गई है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी यूज़ की गई है। तो कॉम्बिनेशन है। और ये दिस दिस इज़ द फर्स्ट फर्स्ट क्रॉप विच वाज डेवलप्ड इंटायरली इन इंडिया। इंडिया में इसको डेवलप किया गया है। किसने किया है? तो इसकी जो क्रेडिट जाती है वो दीपक पेंटल को जाती है। डीयू के जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था। इसको डेवलप किया गया कैसे कि दो इंडिया की जो वो है ओरिजिन की वरुण है, वरुणा आपकी जो वैरायटी है, और जो ईस्टर्न यूरोपियन ओरिजिन है जैसे अर्ली हीरा, जो उसको यूज़ करके दोनों के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यूज़ की गई है। और जो आपको तीन टाइप के जीन्स है, बार्नेज, बास्टार और बार, इन तीनों को क्या किया गया इंट्रोड्यूस करके इसको हमने अपना डिजायर्ड वो बनाया, क्रॉप बनाया। तो इसमें क्या क्या इनके रोल होते हैं, जैसे इससे इसका कहा गया है, क्लेम किया गया है कि 30% जो ईल्ड हो जाएगी वो बढ़ जाएगी इसको यूज करने से। 30% ईल्ड बढ़ेगी। तो ये इसका क्लेम है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है ये भी। तो इसमें कैसे ये जो आपको बताया मैंने कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो है कैसे इसको अचीव किया गया था, हमने कैसे अचीव किया है। तो ये जो तीन जीन है ना, आपको जैसे मेंशन किया था मैंने, बार्नेज है, बास्टर है एंड जो बार है, इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी बैक्टीरिया से आए हैं, बैसिलस माइलोलिक्यूफेशियंस। ये बैक्टीरिया है, उसको यूज़ करके उससे एक्सट्रैक्ट करके इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या करता है, जो बार्नेज है ना, बार्नेज इम्पेयर्स पॉलन प्रोडक्शन। बार्नेज जो है आपका जो इंडियन वैरायटी है, वरुणा, वरुणा वैरायटी में जो है उसके जो पॉलन को, एक्चुअली जो मस्टर्ड है वो क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। तो उसके पॉलन को इन्होंने इनहिबिट कर दिया, उसके पॉलन को इनएक्टिव बना दिया, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना होके फिर वैसे बास्टर क्या करता है, बार्नेस के फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि बार्नेस इंट्रोड्यूस किया आपने, तो बार्नेस का जो फंक्शन है इन केस ऑफ अदर अदर वैरायटी विच इज अर्ली हीरा टू, उसमें क्या कर रहा है, आपने बार्नेस जब इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हाँ, उस वो आपके बास्टर इंट्रोड्यूस किया आपने, तो बास्टर क्या करेगा, आपके जो बार्नेस का जो फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देगा। तो वहाँ के जो पॉलन होंगे वो एक्टिव होंगे। तो ये एक प्लांट है, सपोज इसके जो पॉलन है वो इनएक्टिव है। दिस वाज वरुणा। ठीक है। फिर दूसरा प्लांट है, इसमें इसमें क्या है, बास्टर है। तो ये जो बास्टर है और इसमें क्या है, तो बास्टर इसके जो पॉलन है उनको एक्टिव करता है। तो ये जो पॉलन होंगे इनको करेंगे आप, ये जो पॉलन है इसको फर्टिलाइज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा, उससे क्या होगा, जो यहाँ जो फ्रूट मिलेगा उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है इसमें, इसके अब इनके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से मिल रहा है आपको क्या, DMH11। हाँ, उसके आर्गुमेंट क्या है, क्यों नहीं, अब अप्रूवल मिलने के बाद भी तक कैसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, और क्यों रेज कर रहे हैं जो एक्टिविस्ट है। जैसे इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिसेंटली है, आपके GEAC के अप्रूवल के बाद, अब GEC 2022 में आपको ये अप्रूवल मिला है। अब 2022 में अप्रूवल के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपको बताया मैंने कि वो करता है, क्लेम किया है कि अभी इसकी जो स्टडी है क्या की गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समन किया है उनको कि आपके जो एक्सपर्ट है उनको क्या इसमें इंक्लूड किया गया, एक्सपर्ट के ओपिनियन को। तो इसकी स्टडी क्या है कि लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका ये है कि जो फॉर है उनका ये है कि हायर प्रोडक्शन मिल रही है। तो हमारा जो ऑयल ऑयल इम्पोर्ट है,
ऑयल इम्पोर्ट की सब्सिडी जो हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, वो उस पे हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, इससे हमारा फॉरेक्स बचता है, फॉरेक्स बचता है और साइंटिफिकली रेलेवेंट बनाता है हमें। साइंटिफिकली रेलेवेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम जीएम क्रॉप पे पहली बार हमने कोई जीएम क्रॉप बनाया और हम उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, यानी कि वी आर नॉट अप्लाइंग इट, तो अभी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वी विल बिकम साइंटिफिकली रेलेवेंट। हमने भी एक ऐसा जीएम क्रॉप बनाया है जो कि फिजिबल है और मार्केट में हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो एक साइंटिफिकली रेलेवेंस होता है इसका। तो अभी आगे क्या करते हैं, फिर इसके अगेंस्ट में क्या क्या है। अगेंस्ट में है कि जो एलियन जीन्स है ना तीनों, बार्नेस, बास्टर और बार, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, अभी हम इसकी एनालिसिस नहीं हो पाई है ठीक से, तो इसलिए भी इसके अगेंस्ट है सारे जो एक्टिविस्ट हैं। और क्या है, ये है, लेकिन इसके इसके क्या बोलते हैं, काउंटर में जो आर्गुमेंट है वो ये दिया जा रहा है कि कनोला ऑयल जो हम इम्पोर्ट करते हैं, कनोला ऑयल ऑलरेडी इनको इंट्रोड्यूस करता है अपने जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये इम्पोर्ट हो चुका है वहाँ पे, तो यूज़ हो रहा है, यानी कि वी आर कंज्यूमिंग इट इनडायरेक्टली फ्रॉम बाय इम्पोर्टिंग, बट वी आर नॉट अलाउइंग इट टू प्रोड्यूस इन इंडिया ओनली। फिर क्या होता है इससे, हम और ये भी इनका कहना है एक्टिविस्ट का, ये फूड क्रॉप है, ये फ्रूट क्रॉप है, और कॉटन क्या है, फूड क्रॉप नहीं है, ये हम डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो होगा हमारे ऊपर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए भी वो बोल रहे हैं कि इसको हम अभी नहीं करना चाहिए हमें इंट्रोड्यूस। और एनवायरमेंटल डैमेजेस, जैसे मैंने बताया कि ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, लोकल होती है डाइवर्सिटी, उसको इम्पैक्ट कर सकता है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। तो और लोकल जो यहाँ के इंसेक्ट्स होते हैं उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, अभी ये भी नहीं पता है हमें। तो अभी जो हमने आपको जीएसी का अप्रूवल बताया है, तो उसमें ये है कि आपको 4 ईयर के लिए अप्रूवल दिया गया है, 4 ईयर तक इसको ग्रो किया जाएगा कंट्रोल एरिया में। कंट्रोल्ड एरिया में ग्रो के बाद उसकी स्टडी होगी, 4 साल की स्टडी होगी। तो 4 साल की स्टडी में ये जितने भी आपके डाउट्स हैं इसको रिलेटेड, उनको ऑब्जर्व करना है। तो अब जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि जो बीज हैं, पॉलिनेटर है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, और बाकी जो और भी ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इनकी स्टडी हम थॉरो कर पाएंगे 4 साल के लिए। तो इसलिए इसको 4 साल के लिए अभी अप्रूवल दी गई है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल के लिए जो अप्रूवल दी गई है, तो वो क्यों है, मतलब वो ऐसा है कि आपके जो आयकर है ना, आयकर के जो पेरेंटल गाइडलाइन में ये इसको ग्रो किया जाएगा, इसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है, ताकि जब भी इन्वायरमेंटल रिलीज हम करेंगे 4 साल के बाद, उसके पहले हमारे पास एनफ डेटा हो कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हनी बी के ऊपर और अदर पॉलिनेटर्स के ऊपर या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो पहले से हमारे पास इसके ऊपर सफिशिएंट डेटा हो, ताकि हम इसके जो इन्वायरमेंटल रिलीज में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारी अभी तक की डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड। तो आपको ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये जो है करंट में अभी इसकी डिस्कशंस है, और इसको इसको लेके बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देख सकते हो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये जीएम मस्टर्ड, जीएम रबर। तो जीएम रबर भी बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी जीएम क्रॉप के लिए। तो जीएम रबर क्या है, ये आपको अभी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको डेवलप कर लिया है केरला बेस्ड जो रबर रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इसको किया है डेवलप। क्यों किया है, कि आपको पता है जो रबर है वो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल प्लांट है। तो ट्रॉपिकल प्लांट का क्या है कि उसमें ये ट्रॉपिकल प्लांट में रेनफॉल रेनफॉल तो हाई चाहिए ही चाहिए, रेनफॉल हाई चाहिए, साथ में टेम्परेचर भी आपका एक एवरेज टेम्परेचर वो भी हाई होगा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है। बट आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है आपके रबर क्रॉप के लिए। बट वहाँ पे क्या है, विंटर सीजन जो होता है, हार्श विंटर कंडीशंस होती है, यानी कि लो टेम्परेचर जो होगा, कोल्ड वेदर होगा, उसके लिए वो आपके रबर क्रॉप को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने क्या किया है कि जो रबर क्रॉप लिया है, उसके जो जीन है, उसमें जीन एम एन एस ओ डी को इंट्रोड्यूस किया है। तो एम एन एस ओ डी क्या है, ये है मैंगनीज मैंगनीज कोटिंग सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। तो इस जीन को हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है रबर प्लांट में। तो उससे क्या होगा, वो आपका जो सीवियर कोल्ड कंडीशन है, सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, उसको विदस्टैंड कर लेगा। और इसका जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है, और हमने जो सरुतारी जो है, सरुतारी एक गुवाहाटी का आउटस्कर्ट्स में पड़ता है रीजन, वहाँ पे इसका जो फार्म है,
इनका जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे इसको ग्रो कर लिया हमने सक्सेसफुली। तो ये एक रिवोल्यूशनरी वो हो सकता है रबर प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जीएम रबर का आपको इम्पोर्टेंट है अभी ये एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी आप इस पे सक्सेसफुल हो चुके हैं तो इसका पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक रेलेवेंट बनता है, क्योंकि न्यूट्रिशन कंटेंट के बारे में आपने अभी बहुत सुना होगा। फूड फोर्टिफिकेशन जो फोर्टिफाइड फूड को जो है, हमने कोशिश किया है कि इसको इंट्रोड्यूस करें हम। पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ में पीडीएस के थ्रू। अभी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड राइस इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मेनली जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसमें जो अभी अभी हंगर इंडेक्स है, तो इंडिया की रैंक उसमें भी पुअर है। तो हंगर इंडेक्स हो गया, या और ऐसे उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जा रही है। विटामिन ए डेफिशिएंसी है, वीएडी बोलते हैं इसको, विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे इंडिया में, और साउथ ईस्ट एशिया ओवर जितना रीजन पड़ता है इसमें यहाँ पे। तो इसके लिए जो आर आर आई RRI है, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर राइस रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मनीला, फिलीपींस में है ये। तो वहाँ पे इन्होंने एक डेवलप किया राइस की वैरायटी। राइस की वैरायटी क्या होगी इसमें, जो बायोस इस वैरायटी में क्या होगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है, जिसमें कि बायोसिंथेसिस होगी किसकी, बीटा कैरोटीन की। तो बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन जो है, आप ऑरेंज खा रहे हो या फिर कैरेट ले रहे हो, तो उसमें जो बीटा कैरोटीन है उसकी वजह से उसमें ऑरेंज कलर होता है। तो बीटा कैरोटीन जो है, ये ये कुछ नहीं है, ये दिस प्रिकर्सर होता है। आपका जो विटामिन होता है, जब बीटा कैरोटीन आप इनटेक करोगे तो आपकी बॉडी जो है विटामिन ए जो है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर। विटामिन ए की डिफिशियंसी कम हो जाएगी, तो इसको हमने बढ़ाया है। तो और स्टडी भी की है, तो पाया है कि गोल्डन राइस जो है वो 50% डेली रिक्वायरमेंट जो है आपका विटामिन ए का, वो पूरा कर सकता है। तो डेफिशिएंसी जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी वैड, उसको ये टैकल करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इसके जो क्या है, गोल्डन राइस का जो अभी रेलेवेंस बढ़ जाता है। तो आप इसको ये ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो गोल्डन राइस है उसमें जीन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उसमें क्या वो है, क्या प्रोड्यूस करेगा वो, तो जो कि कन्वर्ट होगा। तो आपको ये भी या ध्यान रखना है, बीटा कैरोटीन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूपीएससी के लिए। फिर क्या है इसका, अब जब इंट्रोड्यूस करा गया गोल्डन राइस, वैसे एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है? क्योंकि इस पे एक स्टडी की जा चुकी है। इसका जो कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऐसा नहीं देखा गया, डेलीटेरियस इम्पैक्ट नहीं है ह्यूमन हेल्थ पे। तो अभी इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया में। इसके इसके जो राइस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो कंसर्न बढ़ रहा है कि जितना जितना भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी ये रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होने वाली होनी चाहिए। इसके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है हमारा, तो इसको अच्छा माना गया अभी इसके लिए। बस इसका जो वो अभी ये क्या है, इशू क्या है जीएम क्रॉप से रिलेटेड, अब रिसेंट जो प्रिवेलेंट है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो क्या क्या इशू है, बीटी ब्रिंजल जो है, अभी जैसे मैंने आपको बीटी ब्रिंजल के समय बताया था, तो बीटी ब्रिंजल की क्या हो रही है, इलीगल कल्टीवेशन हो रही है हरियाणा और राजस्थान में। दो दो आपको पता है कि बांग्लादेश में ये अलाउड है, हो चुका है बीटी ब्रिंजल, वहाँ पे इसका बेनिफिट भी देखा गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। बट इंडिया में अभी भी प्रोटेस्ट इसके ऊपर है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम लगा दिया है। डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हार्बिसाइड टॉलरेंट, एक और भी इशू क्या है कि इलीगल एचटीबीटी जो है वो भी यहाँ पे वाइडली ग्रो किया जा रहा है। वो इलीगल क्यों है? क्योंकि एचटीबीटी है, ये एचटीबीटी जो है ये बनाता है हर्बिसाइड टॉलरेंट। फिर इसके बाद जो क्या एक्सेसिव यूज होता है किसका, आपका जो आपको ये ग्लायोफॉस्फेट ग्लायो ग्लायोफॉस्टेट फॉस्फेट है। ग्लायोफॉस्फेट क्या है? हर्बिसाइड है। तो ये आपको दो ये बहुत इजी बनाता है आपके उसको, हर्ब्स को रिमूव करने के लिए, वीट को रिमूव करने के लिए, मैनुअल लेबर को कम करता है। बट क्या होता है इससे, जो डेलीटेरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन पे, क्या हो सकते हैं वो, कि बोला गया है कि ग्लायोफॉसेट जो है
वो कार्सिनोजेनिक है यानी कि ह्यूमन को इम्पैक्ट कर सकता है, ह्यूमन के हेल्थ को। तो इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे बैन किया गया, बट इसका इलीगल ऑलरेडी मार्केटिंग शुरू हो गई इसकी सीड की। ये भी एक कंसर्न है। और क्या है, ये जो हर्बिसाइड है ना, हर्बिसाइड के यूज से क्या होता है, धीरे धीरे जो हर्ब्स होते हैं ना, वो बन जाते हैं हर्ब रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सुपर वीड। तो जो वीड जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन गए, तो वो अब क्या हो गया, आप बाद में अगर अप्लाई भी करोगे हर्बिसाइड, तो फिर वो उनको रजिस्ट कर लेंगे वो भी, क्योंकि आपका जो क्रॉप है वो भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू वीड्स भी बन सकते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। तो आप इससे क्या हो जाता है कि ये किसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, पॉलिनेशन में इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जो आपका जो इकोसिस्टम है उसको बहुत सीवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं सुपर वीड्स की वजह से। सुपर वीड आपको एक कंसर्न, राइजिंग कंसर्न है विद द यूज ऑफ एचटीबीटी। ये एक हो गया आपका कंसर्न। फिर क्या हो गया, फिर हम नेक्स्ट आते देखते हैं कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो अभी अप्रैल अप्रैल जो 2023 है, इसमें एक वो आई है, स्टडी आई है, साइंटिस्ट जो है इंजीनियर कर रहे हैं प्लांट को टू प्रोड्यूस द फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स जो होते हैं ये टू रिप्लेस द पेस्टिसाइड्स। ये डेवलपमेंट चल रही है रिसेंट। तो फेरोमोन्स को जानना जरूरी है। यहाँ पे बेसिक क्या है, फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स आर केमिकल्स। ये केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है कोई भी इंसेक्ट होता है। जैसे कि सपोज कोई फीमेल इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट अपने इन्वायरमेंट में रिलीज करेगी कोई केमिकल। इससे क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि अभी दिस फीमेल इज रेडी फॉर मेटिंग, अब यानी कि मेटिंग के लिए रेडी है। तो ये जो मेल है वो अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स दैट फीमेल, और फिर जो क्या होगा, इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। मतलब ये इंड्यूस करता है अपने आपस में कम्युनिकेशन लिंक होती है मेल और फीमेल की, तो फेरोमोन्स के थ्रू करते हैं। तो और भी इसके पर्पस हो सकते हैं, दिस ये सेक्स फेरोमोन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और भी इसके वेरिड पर्पसेस होते हैं फेरोमोन्स के। तो इसका इसका इस फेरोमोन्स का यूज करना चाहते हैं साइंटिस्ट, क्या करना चाहते हैं, जो प्लांट होगा, जो जो प्लांट होगा वो प्रोड्यूस करेगा ये फेरोमोन्स। और उससे क्या होगा, जैसे कि अभी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करता है वो, कि आपने एक ट्रैप बनाया है, सपोज ये प्लांट है, प्लांट प्लांट ने ये रिलीज किए फेरोमोन्स। तो वो जो जो भी बग होगा रिलेटेड, वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बग अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या फिर उस पे अगर फीड कर रहा है, तो एक तो ये इनका पेस्ट कंट्रोल होगा इस बग के वजह से। दूसरा क्या है कि अगर आपने ये जो बग है, जिसके कि ये बग प्लांट को आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, बोरर्स जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, कैटरपिलर हो गया, ऐसी चीज़ें होगी, तो वो अगर प्लांट को इम्पैक्ट करता है, तो आपने इसको फेरोमोन्स के थ्रू ट्रैप कर लिया इनके मेल्स को। मेल ट्रैप हो गया यहाँ पे। जब मेल ट्रैप हो गया और फीमेल से इनका सेक्स नहीं हुआ, तो क्या हो गया, धीरे धीरे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है। ऑफस्प्रिंग जब आएंगे नहीं, बोरर्स आएंगे नहीं, तो आपका प्लांट जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो प्लांट इम्पैक्ट को बचाने के लिए हमने उनकी जो साइकिल थी, जो रिप्रोडक्शन साइकिल थी, उसको इंटरफेयर कर दिया। तो इससे क्या है, हमने बिना पेस्टिसाइड यूज किए जो हमारा थ्रेट था प्लांट को, उसको एलिमिनेट कर लिया यहाँ पे। तो ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड बनता है। तो फेरोमोन्स जो अभी भी हैं, केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं फेरोमोन्स को। तो केमिकली प्रोड्यूस करके हम इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। तो हम चाहते हैं ये प्लांट ही करने लग जाए। प्लांट करने लग जाएगा तो उससे क्या होगा कि प्लांट, हमें अलग से कुछ और नहीं लगाना है, और वहाँ प्लांट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। और हो सकते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी उस जो अट्रैक्टेड मेल है उससे रिड्यूस हो जाएंगे। सपोज जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, लेडी बग जो होता है, लेडी बग जो आपने सुना होगा, रेड कलर का उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, वो क्या करता है, वो फीड करता है उसके ऊपर, आपके जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, जो प्लांट्स में लगे रहते हैं। तो वो उनको फीड कर लेगा, तो प्लांट भी प्रोटेक्ट हो गया। और जो जैसे और अदर वो है, बोरर्स है, बोरर्स का रिप्रोडक्शन कम हो गया, तो उससे भी प्लांट प्रोटेक्ट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका, इसका फेरोमोन्स का यूज हो जाता है यहाँ पे।
तो अभी रिसेंट एग्जांपल हम देखते हैं कि जीएम क्रॉप में कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है। तो आपको ये आप बहुत न्यूज़ में था, निकोटोनिया बेथमियाना बेथमियाना। तो निकोटोनिया बेथमियाना क्या है, टोबैको की एक स्पीसीज़ है, तो उसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है ताकि, और वो जीन से क्या हो रहा है, हम ऐसे उसमें मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं जो कि रेगुलेट कर पाते हैं कि उनके प्रोडक्शन क्या हो रही है, केमिकल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको हम रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या हमने एक जीन डाला है, डीएनए डाला है, उसमें क्या किया, एक मौत के जीन को वो करता है, मिमिक करता है। मिमिक करता है, उससे क्या होती है, हमारी जो भी रिक्वायर्ड हमारा उसका जो प्रोडक्शन होगा फेरोमोन्स का, केमिकल्स का, हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो इसका यूज़ हुआ था किसमें, एक तो कोविड कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी ये बहुत आया था चर्चा में, ये प्लांट निकोटियाना बेंथिमियाना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बनता है यूपीएससी के लिए। और दूसरा क्या था कि एक इबोला वैक्सीन जब हुआ था, इबोला में भी इसका वाइड यूज देखा गया है, इबोला एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका निकोटियाना बेंथियाना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें सीक्वेंस डाला गया है किसका, ये मौत के जीन का सीक्वेंस इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये स्पेसिफिक आपने जो भी जीन डाला ना, तो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स नहीं होगा ये, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जो हम केमिकल डालते हैं, जो केमिकली प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स है, तो उसमें आप क्या, आप जितने भी आपके जो रिक्वायर्ड है, नॉन रिक्वायर्ड मतलब जो आपके हार्मफुल हैं, नॉन हार्मफुल हैं, वो सारे एक साथ आपने पेस्टिसाइड डाला, सारे वो मर गए, इंसेक्ट मर गए। लेकिन आपने अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट जो कि उस प्लांट के लिए आप डेंजर है उसका एसोसिएटेड, तो उसके लिए आपने वो किया, तो वो स्पेसिफिक टारगेट करता है उसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को। तो इससे क्या, आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है पेस्टिसाइड यूज़ का, उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने जीएम क्रॉप्स के बारे में डिटेल में देखा, क्या क्या इनके यूजेस हैं, और इनके एग्जांपल्स देख लिए। तो अभी जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं वो स्पेसिफिक हो गया, जैसे कि DMH11 हो गया, ठीक है, और आपका जीएम रबड़ हो गया, और आपके टोबैको का जीएम वर्जन हो गया। तो ये सब अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं। थैंक यू। और अगर सही लगता है टॉपिक तो आप सब्सक्राइब करें।